प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड में हमारा टॉपिक चल रहा है पादप ऊतक संवर्धन। उस टॉपिक में हम आज उसके मेनली जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, जो उपकरण काम आते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पादप ऊतक संवर्धन तकनीक एवं उपकरण। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जाना था पादप ऊतक संवर्धन क्या होता है। आज हम जानेंगे उसकी कुछ टेक्निक्स, उसमें क्या क्या ज़रूरतें हमें होती हैं उनके बारे में, और कौन कौन से उपकरण हमें चाहिए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, पादप ऊतक संवर्धन में जो कुछ आवश्यकताएं हैं वो ये हैं कि आवश्यकता अनुसार बोरोसिलिया, कॉर्निंग कांच के विभिन्न पात्र जैसे परख नलियाँ, स्टैंड, फ्लास्क, पेट्री डिश, धातु की कैंचियाँ, सुइयाँ, चिमटियाँ, लूप इत्यादि उपलब्ध होने चाहिए। क्योंकि पादप ऊतक संवर्धन में जो ऊतक का संवर्धन किया जाता है बच्चों, वो परख नली में या जो पेट्री डिश होती है, यानी प्रयोगशाला में जो कांच के उपकरण हैं वो होने चाहिए। चिमटियाँ, है ना, सुइयाँ, ये होने चाहिए। प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थ, विद्युत तराजू, पर्याप्त मात्रा में आंसू जेल एवं अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। कांच के पात्रों एवं संवर्धन माध्यम को निर्जमित कृत एवं प्रतिरोधी बनाने के लिए ऑटोक्लेव और अन्य सुविधाएं होना आवश्यक है। तो ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में होता है, और प्रयोगशाला में उपकरण, पात्र, निर्जमीकरण करने के लिए जो निर्जमीकृत यंत्र हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं होनी आवश्यक हैं। ऊतक संवर्धन प्रक्रिया हेतु उपयोग में लाए जाने वाले संवर्धन माध्यम को पोषण माध्यम भी कहा जाता है। इसको तैयार करने से पहले हमारे लिए यह जानकारी कर लेना ज़रूरी है कि जिन ऊतकों या पादप भागों को प्रयोगशाला परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम पर विकसित किया जा रहा है, उनके संवर्धन या पोषण के लिए कौन कौन से पोषक पदार्थ उपयुक्त रहेंगे। इस जानकारी के आधार पर ही प्रारूपिक माध्यम को परिष्कृत कर लिया जाता है। आधारीय अथवा प्रारूपिक माध्यम में गुरु एवं सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के रूप में जरूरी अकार्बनिक लवण, विटामिन एवं शर्कराएं होती हैं। यानी जो भी ऊतक संवर्धन किया जाता है वह प्रयोगशाला में किया जाता है और उसके लिए पोषण माध्यम आवश्यक होता है। लेकिन अलग अलग प्रकार के संवर्धन के लिए अलग अलग प्रकार का पोषण माध्यम आवश्यक होता है। ये भी हमें शुरुआत में जानकारी होनी चाहिए। समुचित निर्जमीकृत या प्रतिरोधी वातावरण में विभिन्न संवर्धन क्रियाओं को संपादित करने के लिए प्रयोगशाला में एक संवर्धन प्रकोष्ठ या लेमिनार फ्लो भी होना चाहिए। हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में थोड़ा आगे चल के। लेमिनार फ्लो एक ऐसी बेंच होती है, एक ऐसी मेज होती है जिसके ऊपर रखकर ये सारा कार्य किया जा सकता है। वह निर्जमीकृत यानी एसेप्टिक कंडीशन यानी जीवाणु रहित परिस्थिति उत्पन्न करने का एक यंत्र है। यानी एक ऐसी मेज हम कह सकते हैं जिसके ऊपर बैठकर हम परख नली में, पेट्री डिश में जो कृतोतक होता है, एक्सप्लांट होता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ पर उसमें इन्फेक्शन होने की, संक्रमण होने की आशंका नहीं रहती। नियंत्रित एवं इच्छित वातावरण परिस्थितियों अर्थात संवर्धन प्रकोष्ठ में कलश की वृद्धि या ऊष्मायन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। प्रयोगों से संबंधित सूचनाओं एवं सांख्यिकीय विवरण को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो ऊतक संवर्धन में काम में आते हैं। ऊतक संवर्धन हेतु आवश्यक उपकरण। ऊतक संवर्धन हेतु अनेक उपकरणों में अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्य निम्न हैं: ऑटोक्लेव, लेमिनार एयर फ्लो अपकेंद्रण यंत्र, ओवन, इंक्यूबेटर, पीएच मीटर, कैलोरीमीटर, फोटोमीटर। सबसे पहले बात आती है ऑटोक्लेव की। धातु से निर्मित यह उपकरण निर्जमीकरण करने हेतु उपयोगी है। यानी विभिन्न जो कांच के बर्तन हैं, जो चिमटी हैं, जो कैंची हैं, उनको कीटाणु रहित करने के लिए काम में आने वाला यंत्र ऑटोक्लेव होता है। इसमें संवर्धन माध्यमों को निर्जमित किया जाता है। यह बेलनाकार दोहरी परत युक्त उपकरण है जिसमें ऊपर ढक्कन होता है।
ढक्कन खोलकर संवर्धन माध्यमों को रखा जाता है। यह उपकरण जल से भाप बनाकर निर्जमित करता है। इसमें नियंत्रण के लिए नियंत्रण वाल्व, सेफ्टी वाल्व तथा दाब मापी लगे रहते हैं। यानी जो संवर्धन माध्यम हम इस्तेमाल करेंगे उसको निर्जमीकृत, उसको कीटाणु रहित बनाने के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 40 मिनट तक संवर्धन माध्यम या अन्य पात्रों को रखकर निर्जमीकृत किया जाता है। इसके पश्चात विद्युत आपूर्ति बंद करके इसे ठंडा होने पर ही ढक्कन खोलते हैं। ऑटोक्लेव की अनुपस्थिति में प्रेशर कुकर का उपयोग भी निर्जमीकृत करने में किया जाता है। यानी ऑटोक्लेव एक प्रकार से प्रेशर कुकर है कि उसमें एक दाब पर, निश्चित तापमान पर जो भी हमारा पोषण माध्यम है या जो हमारे पात्र हैं जो हम ऊतक संवर्धन में काम में लेंगे उनको निर्जमीकृत, उनको कीटाणु रहित किया जाता है। दूसरा उपकरण है लेमिनार एयर फ्लो। यह कैबिनेट युक्त उपकरण है जिसका उपयोग कृतोतक को निर्जमीकृत करने में किया जाता है। देखो, कृतोतक या एक्सप्लांट को निर्जमीकृत किस में किया जाता है? लेमिनार एयर फ्लो में। लेमिनार एयर फ्लो में अल्ट्रावायलेट प्रकाश का स्रोत होता है जिसकी सहायता से सर्वप्रथम संपूर्ण कैबिनेट को निर्जमीकृत किया जाता है। इसके पश्चात इसमें वायु प्रवाह प्रारंभ होता है। यह वायु 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित होती है जिससे कैबिनेट निर्जमित बना रहता है। यह वायु कैबिनेट में उपस्थित हेपा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर उच्च दक्षता वायुकण फिल्टर से गुजरते हैं जिससे वायु निर्जमीकृत रहती है। यानी एक तो लेमिनार एयर फ्लो में अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है जिससे जो भी कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, इसमें पीछे से सामने की तरफ हेपा फिल्टरों में से वायु प्रवाहित होती है, तो उस वायु के प्रवाह के कारण जो भी कीटाणु हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। ये देखिए आपके सामने ऑटोक्लेव है जिसमें ऊपर प्रेशर का गेज लगा हुआ है, इससे हम दाब माप सकते हैं। सेफ्टी वॉल्व है, ऑटोक्लेव लिड है, हैंडल्स हैं, ऑटोक्लेव बॉडी है, स्टीम रिलीज वॉल्व है, वैक्यूम रिलीज है और आउटर स्टैंड है। यानी ये एक प्रकार से कुकर की तरह है। जिस प्रकार से कुकर में दाब के ऊपर और निश्चित तापमान पर कोई भी वस्तु पकती है, उसी प्रकार से इसमें भी उच्च दाब पर संवर्धन माध्यम, पोषण माध्यम या विभिन्न बर्तनों को निर्जमीकृत किया जाता है। ये आपके सामने लेमिनार एयर फ्लो है। लेमिनार एयर फ्लो की संरचना भी आप देख सकते हो जिसमें हेपा फिल्टर है, अल्ट्रावायलेट लैंप है, ग्लास स्लाइड डोर है, कन्वीनियंस रिसेप्टर्स हैं, कैस्टर हैं, स्टेनलेस स्टील वर्किंग एरिया है, वेंटिलेटिंग स्लॉट हैं। तो इस पे बैठ के कृतोतक को निर्जमीकृत किया जाता है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों अपकेंद्रण यंत्र सेंट्रीफ्यूज। यह धातु से निर्मित उपकरण है जिसका उपयोग दो भिन्न घनत्व वाले द्रवों के मिश्रण या निलंबित कणों को पृथक करने में किया जाता है। इसमें एक प्रकोष्ठ होता है जिसमें 4-8 नलिकाकार खांचे होते हैं जिनमें मिश्रण युक्त टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है। विद्युत चलित मोटर द्वारा नलिकाकार खांचे घूमते हैं तथा इस घूर्णन गति से टेस्ट ट्यूब का मिश्रण पृथक हो जाता है। इसमें क्या अपकेंद्रण यंत्र में अपकेंद्री बल लगता है, बीच में परख नलियों को रख के और मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। तो जिस प्रकार से हम दही बिलोते हैं और घी ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी होता है और जो इसमें टेस्ट ट्यूब का मिश्रण है वो पृथक हो जाता है। चौथा यंत्र उपकरण है ओवन। यह धातु से निर्मित एक प्रकोष्ठ होता है जो ताप द्वारा निर्जमीकृत करता है। यह उपकरण कांच की परख नलियाँ, बीकर, बैटरी प्लेट आदि को निर्जमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी दीवारें ऊष्मारोधी होती हैं जिससे इसके अंदर का ताप स्थिर बना रहता है। इसमें स्थित थर्मामीटर के द्वारा अंदर का ताप प्रदर्शित होता है परंतु तापमान नियंत्रित करने की व्यवस्था नहीं होती। निर्जमीकृत किए जाने वाले यंत्रों को ओवन में रखकर इसका दरवाज़ा बंद कर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करते हैं। ओवन में वांछित तापमान होने पर विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। तो जो पोषण माध्यम है उसका निर्जमीकरण करने के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। कृतोतक को निर्जमीकृत करने के लिए लेमिनार एयर फ्लो। ओवन
जो है वह कांच के जो जितने भी बर्तन हैं, उपकरण हैं, उनको निर्जमीकृत करने के काम में आता है। आप देख पा रहे हो यहाँ अपकेंद्रण यंत्र है, ओवन है, इसके बाद एक नीचे की तरफ इंक्यूबेटर है। ओवन और इंक्यूबेटर में क्या अंतर है? ओवन में टेम्परेचर निश्चित नहीं रह सकता, हम टेम्परेचर निश्चित नहीं कर सकते, जबकि इंक्यूबेटर में एक निश्चित तापमान करके हम रख सकते हैं और उतना ही तापमान बना रहेगा। इंक्यूबेटर यह ओवन के समान ही धातु से बना प्रकोष्ठ होता है, परंतु इस उपकरण में तापमान नियंत्रण किया जा सकता है। इंक्यूबेटर विशिष्ट तापमान की आवश्यकता वाले संवर्धनों में प्रयुक्त होता है। इसमें सूक्ष्म जीवों के संवर्धन तथा इनके संवर्धनों को बनाए रखने में प्रयुक्त किया जाता है, जिन्हें विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। तो इंक्यूबेटर में यही होता है कि तापमान हम निश्चित रख सकते हैं, तापमान नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि ओवन में तापमान नियंत्रित नहीं होता है। पीएच मीटर, किसी भी पदार्थ या विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। पीएच मीटर में एक पीएच डायल इंडिकेटर तथा इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। पीएच मीटर द्वारा किसी विलयन की पीएच ज्ञात करने के लिए पहले पीएच मीटर का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। इसके पश्चात अज्ञात विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये दोनों उपकरण बीयर के नियम पर आधारित हैं। इसके द्वारा विलयन में पदार्थों की सांद्रता का परिकलन किया जाता है। इससे निश्चित तरंगदैर्ध्य पर विलयन के प्रकाशीय घनत्व का मापन कर सांद्रता का आकलन हम कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।